Hello students, so today we'll be discussing the conductor questions from the module. Let us start. Now this is the intake 7. I'll try to discuss each and every question as quickly as possible. So question number 1 is direct. The answer for this will be sigma by epsilon naught. We have done that. एक कंडक्टर के जस्ट सामने अगर उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो जो फील्ड होता है दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. सेकंड, a positively charged sphere is suspended by the silk thread slowly and is slowly pushed in a metal bucket. After its insertion, the lid is closed. What will be the electric field intensity when this sphere has touched the bucket? Now, sigma is the charge density of the sphere. So, यहाँ पे चीज लिखा हुआ है. What will be the electric field inside? यहाँ पे intensity inside. So, students, when this sphere will touch the bucket, जब sphere bucket से touch करेगा तो सारा का सारा चार्ज sphere का bucket में जाके दूर जा चुका होगा as far as possible. Now, because that will happen, this will become like an unoccupied cavity. And as we know, in an unoccupied cavity, the electric field is zero. So the answer will for this will be obviously directly equal to zero. Now, question number three. Question number three has two shells, and one of them is grounded. So charge Q is distributed uniformly on the surface of a sphere of radius r. So here the charge Q is given and is covered by a concentric shell of 2r. So herein the charge of minus Q will appear, and here a charge of, let's say, x. Now the potential of this shell will become zero, and we can write the potential of shell. इनर स्फीयर की वजह से पोटेंशियल होगा के क्यू बाई टू आर. इसकी वजह से क्योंकि आउटसाइड पॉइंट है तो सेंटर पे आई कैन कंसंट्रेट द टोटल चार्ज प्लस के माइनस क्यू बाई टू आर. इनर वाले पार्ट की वजह से, इनर वाले सरफेस की वजह से उसके सरफेस पे, और आउटर वाले की वजह से भी उसके सरफेस पे अगर लिखा तो के एक्स बाई टू आर इज इक्वल टू जीरो. तो उसको सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू जीरो आ जाएगी. तो देयरफॉर द आंसर विल बी डी. Now question 4, if the above problem, the thickness of the outer sphere is considerable, find the charge on the outer surface of the hollow shell. इससे कुछ मैटर नहीं करेगा, द आंसर विल अगेन बी जीरो, बिकॉज अगर जैसे यहाँ पे दिया गया है थिकनेस ऑफ द आउटर स्फीयर कंसिडरेबल कर भी दिया, तो आउटर स्फीयर कंसिडरेबल करने के बाद ये वाली जो वैल्यू ऊपर जो आउटसाइड पार्ट है उसके रेडियस कुछ बदल सकता है, बट उसके रेडियस बदलने पे भी एक्स की वैल्यू तो जीरो ही आनी है, बिकॉज एट द एंड दिस इज इटसेल्फ बिकमिंग जीरो, तो उसका आंसर भी जीरो ही होगा. क्वेश्चन 5, ये क्वेश्चन 5 आप पढ़ लीजिए. क्वेश्चन 5 में जो भी लिखा हुआ है एट द एंड, पोटेंशियल सेट ए बी सी डी वगैरह वगैरह सब दिया हुआ है, ये सब कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है. एट द एंड इट इज अ कंडक्टर, एंड इन अ कंडक्टर ऑल पॉइंट्स आर इक्विपोटेंशियल. तो सारे पॉइंट्स पोटेंशियल वाइज बराबर होंगे. हाँ, जो डिफरेंस होगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. एंड वी नो कि सिग्मा जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के प्रोपोर्शनल होता है इनवर्टली, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर की. जहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा वहां पे फील्ड ज्यादा आ जाएगा. जैसे यहाँ पे फील्ड ज्यादा होगा बट पोटेंशियल वाइज एवरीथिंग विल बी सेम. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है सिचुएशन, पूरा क्वेश्चन आप पढ़ लें. क्वेश्चन नंबर 6 के अकॉर्डिंगली एक क्यू चार्ज देके आपने अनचार्ज कंडक्टिंग शेल से उसको सराउंड किया हुआ है. नाउ इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है सरफेस ऑफ द सॉलिड स्फीयर एंड द आउटर सरफेस, वो v है. देखिए अगर ये रेडियस a है और ये रेडियस b है, देन के क्यू बाय ए माइनस के क्यू बाय बी दिया हुआ है b. यहाँ पे कुछ भी चार्ज आ जाए आउटर शेल पे, एक्स भी आप मान लीजिए, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस इसकी वजह से जो पोटेंशियल यहाँ पे होगा वही पोटेंशियल यहाँ पे होगा. देखो पोटेंशियल डिफरेंस में से कुछ रोल आएगा भी नहीं. अगर मैं लिखता भी तो एक पार्ट इसके इनर सरफेस पे लिख सकता था मैं, तो के एक्स बाई बी, और आउटर पे भी लिख सकता था कि एक्स बाई बी ही होता, वो सब्ट्रैक्ट होने पे खत्म ही हो जाता. यानी आउटर वाले का रोल होता ही नहीं है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने में इन दो पॉइंट्स के बीच में, बिकॉज इनसाइड पॉइंट पे हर जगह इसकी वजह से पोटेंशियल सेम ही आने वाला है. तो इसी को ध्यान में रखते हुए अगर आप आउटर पे जो आउटर शेल उस पर कोई भी चार्ज दे दीजिए, पोटेंशियल नहीं बदलेगा, पोटेंशियल सेम ही रहेगा. तो इसका आंसर जो होगा वो सिंपली होगा ए.
चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, थोड़ा सा लेंदी है। हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर कोएक्सियली है, तो इस सिचुएशन ऐसी है, कुछ एक सिलेंडर है, उसे कोएक्सियली आपने एक हॉलो सिलेंडर से इंक्लोज किया हुआ है। नाउ देखिए, दिस बी द फर्स्ट एलिमेंट, लेट दिस बी द सेकंड एलिमेंट। हमें पता है कि आउ जो एक सिलेंड्रिकल शेल होता है उसकी वजह से इनसाइड एवरीवेयर फील्ड इज जीरो। तो इसकी वजह से कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस केवल और केवल सेकंड वाले पार्ट की वजह से ही आएगा। तो इसको ध्यान रखते हुए क्वेश्चन पढ़ते हैं। अच्छा, इसका फील्ड जीरो तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा, पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की ही बातें कर रहे हैं। तो अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पहला लिखा है पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर्स बिटवीन द टू सिलेंडर्स व्हेन चार्ज डेंसिटी इज गिवन टू द इनर सिलेंडर। यस, यस। अगर आप इनर सिलेंडर को चार्ज देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस बिल्कुल क्रिएट होगा, क्योंकि इसकी वजह से फील्ड आ चुका होगा। तो विल गो विद फर्स्ट, सेकंड भी पढ़ लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस विल अपीयर व्हेन द चार्ज डेंसिटी इज गिवन टू द आउटर सिलेंडर। नो, आउटर सिलेंडर की वजह से इनसाइड एवरीवेयर फील्ड विल बी जीरो, तो पोटेंशियल डिफरेंस में कोई रोल नहीं है। नो पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर्स बिटवीन द टू सिलेंडर्स व्हेन अ यूनिफॉर्म लाइन चार्ज इज केप्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। देखिए, अगर आप एक एक्सिस ऑफ द सिलेंडर पे यूनिफॉर्म लाइन चार्ज रखेंगे तो उसकी वजह से तो फील्ड आएगा ही, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो अगर उसकी वजह से फील्ड आएगा तो फील्ड होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। जनरली अगर उसी डायरेक्शन में आप देखें तो माइनस ई डॉट डी आर का वैल्यू आ जाएगा ना। तो अगर आपने लाइन चार्ज रख दिया एक्सिस ऑफ द सिलेंडर पे तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, देयरफॉर ये गलत स्टेटमेंट हो गया। डी, नो पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर्स व्हेन सेम डेंसिटी इज गिवन टू बोथ द सिलेंडर्स। देखिए, आउटसाइड सिलेंडर्स में तो कोई मतलब ही नहीं है, बट आप बोथ सिलेंडर्स को दे रहे हैं तो इनसाइड सिलेंडर पे चार्ज आ जा रहा होगा और उसकी वजह से फील्ड लाइन की वजह से पोटेंशियल आ जाएगा। देयरफॉर डी गलत है, क्योंकि नो लिखा हुआ है यहाँ पे, ए इज करेक्ट। एट्थ पे चलते हैं। नो, एट्थ पे लिखा हुआ है टू कंडक्टिंग स्फीयर्स है और रेडियस R1 R2 है, चार्ज किया हुआ है। On bringing them in contact, there is no change in energy of the system. An increase in the energy of the system is if Q1 R2 is equal to Q2 R1, Q1 R2 is equal to Q2 R1। और देख लेते हैं। देखिए, ये बेस्ड ऑन इस कंसेप्ट पे है कि पोटेंशियल पहले वाले स्फीयर का जो होगा के क्यू वन बाय आर वन और दूसरे वाले का के टू क्यू टू बाय आर टू। देखिए, अगर ये बराबर रहा शुरुआत में ही, देयर विल बी नो फ्लो ऑफ एनर्जी ऑफ दी, दो नो फ्लो ऑफ चार्जेस, और नो फ्लो ऑफ चार्जेस रहा तो किसी प्रकार का कोई एनर्जी वगैरह का कोई बदलाव नहीं आने वाला। बट देखिए, दूसरी चीज पढ़ लेते हैं। अगर ये इक्वल नहीं रहा, यानी Q1 R2 नॉट इक्वल टू Q2 R1 रहा, मतलब चार्ज विल फ्लो, एंड इन केस में ना एनर्जी ऑलवेज डिक्रीज ओनली। आप समझिए, एनर्जी शुड डिक्रीज। वाई शुड एनर्जी डिक्रीज, ये भी समझते हैं। एनर्जी इसलिए भी डिक्रीज होगा बिकॉज हमेशा ऐसा सिस्टम लेस पोटेंशियल एनर्जी स्टेट पे आने की वजह से ही ऐसी कोशिश करता है। और वैसे भी अगर आप दो शेल्स को कनेक्ट करेंगे और जहाँ चार्ज फ्लो करेगा तो जो कंडक्टिंग वायर होता है वहां से भी हीट का लॉस हो जाता है। तो आंसर इसका डी ही करना है, अदरवाइज इसको आप डिटेल्ड तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। डिटेल्ड तरीका कैसा हो गया? डिटेल्ड तरीका फिर ऐसा होगा कि आपको मानना पड़ेगा कि दोनों पे चार्ज फाइनली Q1 एक्स और वाई हो गया, तो के एक्स बाय R1 बराबर हो जाएगा के, देखिए, Q1 + Q2 - एक्स, क्योंकि टोटल चार्ज तो कांस्टेंट रहना चाहिए बाय R2, यानी एक्स R2 बराबर होगा R1 Q1 + Q2 - एक्स। ना आपको डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम देखना है। डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैसे देखा जाएगा? देखिए, डिक्रीज इन एनर्जी सिस्टम देखने का बहुत आसान तरीका है। जो इंडिविजुअल स्फीयर्स होंगे उनकी खुद की सेल्फ एनर्जी होगी K Q1² / 2R1 + K Q2² / 2R2, ये इनिशियल एनर्जी होगी UI। एंड फाइनल क्या होगी? KX/KX² / 2R1, और दूसरे की एनर्जी हो गई K Q1 + Q2 - X/2R2, और ये ऊपर स्क्वायर होगा। तो जब उसका डिफरेंस लेंगे तो आपको देख सकते हैं नेगेटिव है पॉजिटिव आ रहा है क्या। ये इनिशियल माइनस फाइनल है, और इनिशियल माइनस फाइनल यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, मतलब इनिशियल एनर्जी ज्यादा होगी। बट इतना करने से बचना चाहिए, हमें सीधा ये समझना चाहिए अगर ये एक सिचुएशन हो रही है और चार्जेस का रीअरेंजमेंट हो रहा है तो वो
लेस पोटेंशियल एनर्जी स्टेट पे आने के लिए ही हो रहा होगा। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन दिया हुआ, द नेट चार्ज गिवन ऑन एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन दिस स्फीयर। सॉलिड स्फीयर है तो यूनिफॉर्मली ही सरफेस पे होगा। ये तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के कंसेप्ट पे बेस्ड है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर के प्रोपोर्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है द चार्ज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। चलिए नाउ लेट अस मूव टू द एक्सरसाइज 1। नो देखो एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 50, दिस इज क्वेश्चन नंबर 55 ना। क्वेश्चन 55 जो बोल रहा है वो बोल रहा है मेटालिक सॉलिड्स पर हम बताना लाइन ऑफ फोर्सेस बेस्ट किससे रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो कुछ कुछ कंसेप्ट जो हमें पता है वो ये है कि हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। परपेंडिकुलर नहीं होगा तो चार्जेस मूव कर जाएंगे। इनसाइड फील्ड जीरो होता है। ना इनसाइड फील्ड जीरो होता है तो सी और बी तो हो ही नहीं सकते। नाउ ए परपेंडिकुलर है नहीं तो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन इज डी। जेई मेंस में क्वेश्चन सेम आया हुआ है जैसे मैंने क्लास में डिस्कस किया था। तो नोट दिस डाउन एज वेल ना। तो 56 पे चलते हैं। 56 है, न्यूट्रल मेटालिक ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड नियर अ फाइनाइट मेटल। न्यूट्रल मेटालिक spherical object is placed near a finite। हम्म, तो द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट विल बी अवे टुवर्ड्स पैरेलल वगैरह वगैरह। तो उसको समझने के लिए आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए सिचुएशन समझते हैं इसकी। एक फाइनाइट मेटल प्लेट जिससे पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रल मेटालिक ऑब्जेक्ट आपने रखा। अब जब न्यूट्रल मेटालिक ऑब्जेक्ट आपने रखा तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इनकी डिस्टेंस कम है तो अट्रैक्शन अट्रैक्शन जो होगा वो स्ट्रोंगर होगा, क्योंकि स्ट्रोंगर होगा अट्रैक्शन तो ये टुवर्ड्स द प्लेट फोर्स को फील करेगा। इसमें ध्यान देना ये फाइनाइट मेटल प्लेट दिया हुआ है। अगर इसकी जगह इनफाइनाइट प्लेट देते तो आंसर जीरो होता। आंसर जीरो क्यों होता? आंसर इसलिए जीरो होता क्योंकि इनफाइनाइट मेटल प्लेट की वजह से फील्ड जो होता है वो डिस्टेंस पे नहीं डिपेंड करता। तो जितनी फोर्स नेगेटिव चार्ज पे इधर लगती उतनी फोर्स पॉजिटिव चार्ज पे इधर लगती, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल अमाउंट के होते। तो वो क्योंकि नेट में कैंसिल हो जाता तो इनफाइनाइट मेटल प्लेट के लिए आंसर जीरो आता है। 57th जो बोल रहा है पॉजिटिव चार्ज पॉइंट की इज ब्रॉट नियर अ न्यूट्रल मेटल स्फीयर। तो इसमें क्या होगा? द स्फीयर बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, द स्फीयर बिकम्स positively charged, interior remains neutral and the surface gets non-uniform charge distribution, and the interior becomes positively charged and the surface becomes negatively charged। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर के बेसिक फंडे पे ही, बेसिक प्रिंसिपल पे ही ये बेस्ड है। एंड इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो होगा इंटीरियर तो न्यूट्रल रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये कुछ ऐसा सा है। यहाँ पे आपने क्यू चार्ज रखा हुआ है तो सारा एक ऐसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इंड्यूस चार्ज आएगा जो केवल और केवल सरफेस पे ही होगा। एंड ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट। नाउ बात आती है क्योंकि इंटीरियर पे कोई चार्ज क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सीधी सी बात है ड्यू टू द गॉस लॉ आल्सो चार्ज इनक्लोज भी जीरो रहना चाहिए। वैसे भी एज वी नो फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग ये चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा कि इसका इफेक्ट अंदर आए ही ना। तो बस आउटर चार्ज सरफेस पे ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। 58, थ्री कंसेंट्रिक थ्री कंसेंट्रिक शेल्स कैरी चार्ज एज फॉलो। तो तीन शेल्स आपको दी गई हैं, एक, दो एंड तीन। 4Q -2Q -5Q। तो चार्ज ऑन द इनर सरफेस ऑफ द आउटर शेल बताना है। तो देखिए जैसे आपने डिस्कस करा ही हुआ, इसको थोड़ा जूम करते हैं। ये अपना इंटेक्स एक्सरसाइज 1 चल रहा है, तो थोड़ा जूम करते हैं। हमारी जो सारी की सारी कहानी है उसे बॉइल डाउन होती है कि यहाँ पे जो चार्ज होगा वो दिस विल -4Q। कैसे? याद करिए गॉस लो, अगर हम अंदर से गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो इनक्लोज चार्ज जीरो होना चाहिए। अच्छा यहाँ -4Q होगा तो चार्ज कंजर्वेशन से यहाँ पे जो होना चाहिए वो 2Q होना चाहिए ताकि नेट -2Q बना रहे। यहाँ पे 2Q होगा तो -2Q ऑपोजिट फेसिस पे इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज आता है। एंड यहाँ पे हो जाएगा -3Q। अब इसके बाद हम देख लेते हैं क्या पूछा हुआ है। चार्ज ऑन द इनर सरफेस ऑफ द आउटर शेल, मतलब बता पूछा गया है ये वाला चार्ज। तो आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 59th पे चलते हैं। 59th में देखिए क्या दिया हुआ है।
इट इज गिवन अ चार्ज प्लस क्यू थिक मेटल स्फीयर पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट इन द रीजन। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इसकी बात करें, इसमें प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करनी है हमें, तो सीधी सी बात है। देखिए खुद भी देख लेते हैं इसको। ये सबसे पहले माइंड में आना चाहिए, यूनिफॉर्म होगा नॉन यूनिफॉर्म होगा। अकेला बैठा है यूनिफॉर्म होगा और ये यूनिफॉर्म शेल की तरह बिहेव करेगा बस एक। तो एवरीवेयर इनसाइड इसकी वजह से, तो शेल की वजह से फील्ड तो जीरो ही आएगा। अगर कहीं पे फील्ड आना है तो आउटसाइड पॉइंट्स पे ही आना चाहिए। तो इसका आंसर होना चाहिए शुड बी ग्रेटर देन R2। चलिए 60। 60 है। हमें लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेस्ट पॉसिबल क्या है उनको हमें प्रेजेंट करना है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस होनी चाहिए सबसे पहली बात। और इनसाइड नहीं होनी चाहिए। तो इनसाइड ना हो कंडक्टर का तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। अब देखिए ये परपेंडिकुलर लग रही है सरफेस के, लेकिन इसके परपेंडिकुलर नहीं। तो ये जो लाइंस हैं, अगर सी ऑप्शन आप देखें तो यहाँ पे भी हर एक सरफेस के परपेंडिकुलर है और यहाँ पे भी सरफेसेस के परपेंडिकुलर, इनसाइड नहीं है। तो दिस इज द बेस्ट पॉसिबल आंसर। 61. You are traveling in a car during the thunderstorm. In order to protect you from lightning, you will prefer to remain in the car, take shelter under the tree, get out of the flat. देखिए आंसर इसका होगा ए। मतलब ऐसा तो नहीं है लाइटनिंग गिरेगी तो कार तुम बचा ही लेगी, बट शायद थोड़ा बहुत बचा ले। फंडा इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, कि बाहर वाले फील्ड को अंदर आने से रोकने की कोशिश करता है कंडक्टर। 62. A positively charged body has been brought near a ground sphere stands. The potential of B. The potential of B will be, देखिए पोटेंशियल ऑफ बी निकालने में हमें अगर निकालना है तो पोटेंशियल ऑफ बी हम कहीं पे भी निकाल सकते हैं इसका पोटेंशियल। वी कैन फाइंड आउट पोटेंशियल एट द सेंटर ऑल्सो, बट जब भी बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ समथिंग वी आर टॉकिंग अबाउट द नेट पोटेंशियल, यानी इसके खुद के चार्जेस और इसकी वजह से भी। तो इस सेंटर पे देखें आप, इंड्यूस चार्जेस की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, हमने क्लास में किया हुआ है। क्योंकि यहाँ पे पहले से न्यूट्रल है तो इंड्यूस चार्जेस ओवरऑल जीरो आएंगी। तो सेंटर पे इंड्यूस चार्ज की वजह से पोटेंशियल नेट जीरो आ जाएगा, केवल इसी की वजह से होगा। और ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे पोटेंशियल तो पॉजिटिव ही आना पड़ेगा। एंड वो जो पोटेंशियल इसके सेंटर पे होगा हर जगह पे सेम ही होगा। तो आंसर क्या होना चाहिए, सी। चलिए 63rd पे चलते हैं। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन द क्लोज्ड। देखिए यार इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द क्लोज्ड पाथ। तो बेटा इसका आंसर तो, अगर क्लोज्ड पाथ दिया हुआ है तो आंसर शुड बी जीरो ओनली। नथिंग टू मच टू थिंक अबाउट इट। 64 पे चलते हैं। 64 एंड 65 दोनों आपके सामने ही है। 64 देख लेते हैं क्या बोल रहा है। 64 बोल रहा है फिगर शोज अ क्लोज सरफेस व्हिच इंटरसेक्ट्स द कंडक्टिंग स्फीयर, द पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड एट द पॉइंट पी, द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द क्लोज सरफेस। हम्म ये देखने की जरूरत है। देखिए अगर आप यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रख देंगे तो इसकी वजह से तो फ्लक्स नहीं आएगा, बट ये इसके चार्ज का इंडक्शन बदल देगा। वैसे ये न्यूट्रल था, मान लेते हैं न्यूट्रल था, तो ये इसकी वजह से पहले जीरो फ्लक्स आ रहा था, बट जैसे ही आपने यहाँ पे चार्ज डाला तो यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस का कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस का कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगा। क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस का कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगा तो क्या होगा, फ्लक्स क्यू इंक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन जो होता है, तो ये जो इंक्लोज चार्ज है गॉसियन सरफेस में वो आ जाएगा। एंड द फ्लक्स विल एक्चुअली बिकम नॉन जीरो, स्पेसिफिकली पॉजिटिव। नॉट 65 क्या बोल रहा है भैया, 65 बोल रहा है इस सिचुएशन में, 65 इस सिचुएशन से बना लेना चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं। सॉलिड मेटालिक स्फीयर हैज अ चार्ज 3Q। तो ठीक है बेटा, एक सॉलिड मेटल स्फीयर है, इसका चार्ज है 3Q, बना लेते हैं 3Q। कंसेंट्रिक विद दिस स्फीयर इज अ कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल। लीजिए शेल बना दिया जिसका चार्ज है -Q। द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर इज ए एंड दैट इज ऑफ बी। तो इसका ए रेडियस है, इसका बी रेडियस है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस आर लेस देन बी लेस देन ए। तो बेटा देखिए यहाँ पे पूछा गया है फील्ड, तो यहाँ पे फील्ड इस पॉइंट पे जो स्टार मार्क किया हुआ है ये तो यूनिफॉर्म होगा। सबसे पहले आप चेक कर लीजिए, क्योंकि यूनिफॉर्म होगा तो इसका फील्ड हर जगह जीरो होगा। अब यूनिफॉर्म होगा क्यों, क्योंकि जैसे मैंने बताया ये एक्सटर्नल इफेक्ट्स पे डिपेंड करता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी यहाँ पे यूनिफॉर्म है। तो यहाँ पे फील्ड केवल और केवल इसकी वजह से आने वाला है। यानी डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है आर। तो इनर शेल की वजह से जो फील्ड आएगा वो आएगा K3Q/r²। ये क्या हो जाएगा, सी। नो बच्चों एक्सरसाइज 2 पे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 2 में
पहला जो क्वेश्चन कंडक्टर्स का है, क्वेश्चन 50 है, एंड क्वेश्चन 50 देखिए क्या लिखा हुआ है। चार्ज फ्यूज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लार्ज प्लास्टिक प्लेट। The electric field at a point close to the center and just above the surface of the plate is 50 volt per meter. चलिए साइड में रखते हैं इस डेटा को। If the plastic plate is replaced by a copper plate of same geometric dimensions carrying the same uniform charge, the electric field at this point becomes what? Now ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये कंफ्यूज करने के लिए केवल दिया हुआ है। ये एग्जैक्टली चीज मैंने आपके साथ क्लास में डिस्कस किया है कि देखिए मैं समझाता हूँ उसका मतलब क्या है। अगर आपने कैसा भी प्लेट दे दिया, वो प्लास्टिक हो कॉपर हो, अगर उस पर टोटल चार्ज क्यू है तो Q/2A/0 इज द नेट फील्ड। तो चार्ज के केसेस में सेम ही आंसर आएगा। तो वो सेम ही रहेगा जब तक चार्ज सेम आप रख रहे हैं, तो आंसर विल बी ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी। ज्यादा इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। ना क्वेश्चन 51 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 51 जो है वो आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन 51 है कि आपने कनेक्ट करा हुआ शेल्स को। देखो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सारा का सारा चार्ज सरफेस पे आ जाएगा इसी के, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब क्यों आएगा? वो इसलिए आएगा क्योंकि आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक सिंगल वायर से कनेक्ट करना, आपने पाथ तो दे ही दिया ना उनको कनेक्ट करने का। आप सिंगल वायर से कनेक्ट करने की जगह आप पूरा का पूरा अगर कंडक्टिंग मटेरियल से भी भर देते तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। छोटा सा कंडक्टर से कनेक्ट कर देना या पूरे कंप्लीट कंडक्टर से कनेक्ट कर देना, आपने चार्जेस को पाथ दे ही दिया है मूव करने के लिए। और जब चार्जेस को पाथ दे ही दिया है मूव करने के लिए, तो यहाँ पे हर जगह फील्ड जीरो ही होगा। हर जगह फील्ड जीरो होगा। और हर जगह अगर फील्ड जीरो होगा तो ये स्फीयर्स रहने ही नहीं चाहिए किसी चार्ज के साथ, क्योंकि इसका फिर फील्ड आ जाएगा कहीं। तो नेट चार्ज सारा का सारा यहीं पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और यहाँ पे नेट चार्ज ही अनऑक्यूपाइड कैविटीज की तरह हो जाएंगे। वैसे भी अनऑक्यूपाइड कैविटीज में कितना चार्ज इंक्लोज होगा, मतलब इनर सरफेस ऑफ द कैविटी पे जीरो। तो सारा का सारा चार्ज आउटर सरफेस पे ही चला जाएगा। तो एक वायर बनाने से कंफ्यूज नहीं होना। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 बोल रहा है। 52 आप क्वेश्चन पूरा पढ़ लीजिए। सारी की सारी कहानी क्वेश्चन नंबर 52 की आपके सामने है। ना क्वेश्चन नंबर 52 की अगर बात करें तो देखिए, चार्ज डेंसिटी तो सेम होने का कोई जरूरत नहीं है। मैं बी ऑप्शन की बात कर रहा हूँ बिकॉज ये नॉन सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, डिस्टेंस दूर दूर है, प्लेसमेंट ही सिमेट्रिकल नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए इन द कैविटी इज इलेक्ट्रिक फील्ड नियर बी इन द कैविटी। ये भी कहना पूरी तरह सही नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कहीं ना कहीं इस पे भी डिपेंड करता है। हम इन दी कैविटी की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे तो ये सरफेस जो है ऑफ द कंडक्टर, वहां पे सिग्मा भी अलग अलग, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट भी अलग अलग होगा, Q/R² भी अलग अलग होगा। वैसे देयर इज नो सच प्रॉपर्टी कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहना चाहिए। देयर इज नो सच प्रॉपर्टी। वैसे भी ऑक्यूपाइड कैविटी है, फील्ड जीरो होने की भी कहानी जरूरत नहीं। हाँ, पोटेंशियल इज ऑलवेज सेम, क्योंकि पोटेंशियल इज सेम बिकॉज इट इज ऑलवेज इक्विपोटेंशियल। नाउ टॉकिंग अबाउट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द कैविटी, तो उसके लिए आपको गॉसियन सरफेस बनाने की जरूरत है। गॉसियन सरफेस अगर आप बनाएंगे, देखिए गॉसियन सरफेस, तो सवाल आता है व्हाट शुड बी द इंक्लोज चार्ज। इसके थ्रू इंक्लोज चार्ज विल बी जीरो, क्योंकि इंक्लोज चार्ज जीरो होगा तो फ्लक्स भी विल बी ऑब्वियसली जीरो, बिकॉज वी आर कंसीडरिंग थ्रू द सरफेस ऑफ द कैविटी। तो ऐसा हो गॉसियन सरफेस जो कैविटी के सरफेस को अंदर लेके बैठा हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। क्वेश्चन 53 बोल रहा है चार्ज क्यू आपने रखा हुआ है, और ये जो चार्ज क्यू है ये नॉन सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। अगर आप ध्यान से देखें तो, क्योंकि नॉन सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, तो हमें पता करना है कि किस किस कौन कौन से ऑप्शन चाहिए, किसका फील्ड जरा है या नहीं है। लेकिन इसको समझने के लिए ना बेटर तरीका ये है कि आप सबसे पहले इस कैविटी को थोड़ा सा फिर से बनाइए। ये कैविटी है तो थिन, बट कोई भी थिन कैविटी के भी हमेशा दो सरफेसेस होते ही होते हैं। तो इस कैविटी के भी होंगे। अब इस कैविटी के इनर सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज आएगा और आउटर सरफेस पे प्लस क्यू चार्ज आएगा। नाउ फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू E0, देखिए ये तो बात गलत है। केवल इसकी वजह से फोर्स पूछ रहे हैं, वो होगी Q/E। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, नेट फोर्सेस जीरो वगैरह कुछ कुछ कंसेप्ट लगा भी सकते हैं अगर लगेगा, बट ऐसा नहीं किसी एक की वजह से जीरो हो जाता है। तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग। बी, नेट फोर्स ऑन क्यू इज जीरो। बेटा अभी आते हैं इस पे, लेट अस कम बैक टू बी। सबसे पहले सी देख लेते हैं। नेट फोर्स ऑन क्यू इन द कंडक्टिंग शेल कंसिडर्ड एज अ सिस्टम इज जीरो। देखिए यहाँ पे नेट फोर्स ऑन शेल जो होगा वो जीरो होगा ड्यू टू ई, ड्यू टू ई, क्योंकि ई ही एक्सटर्नल आपका
फोर्स है, इस पे एक्सटर्नल एजेंट है, तो मुझे उसी की वजह से दोनों पे निकालना है। क्यों जीरो होगा? क्योंकि इस पार्ट पे होगा क्यूई, इस पे होगा माइनस क्यूई, मिला के नेट इस तरफ कांस्टेंट यूनिफॉर्म फील्ड है। लेकिन इसकी वजह से तो आ ही जाएगा ना, तो इसका आंसर भी केवल केवल वो तो होगा ही जो इनर वाले चार्ज पे लग रही है फोर्स क्यूई, शेल पे भले ही जीरो। सॉरी, दिस वाज ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी की हम बात कर रहे हैं। डी को देख लेते हैं, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द शेल ड्यू टू ई जीरो। देखिए, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द शेल ड्यू टू ई जीरो, ये तो हमने बात कर ही लिया। क्यों जीरो है? क्योंकि वो होगा क्यू ई वेक्टर प्लस माइनस क्यू ई वेक्टर, ये जीरो आएगा। ये आउटर सरफेस पे फोर्स और ये इनर सरफेस पे फोर्स। चलिए, अब बात करते हैं बी। बी इनकरेक्ट है, नेट फोर्स ऑन क्यू जीरो नहीं आएगा। नेट फोर्स देखिए, यहाँ पे दो चीजों को मार्क करते हैं, इसको मैं फर्स्ट बोल देता हूँ, इसको सेकंड, इसको थर्ड। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फर्स्ट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ टू इनसाइड हर जगह जीरो होगा, ये तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग से पढ़ा ही हुआ, इन दोनों का जीरो हो जाएगा। लेकिन व्हाट अबाउट दिस? इसका फील्ड तो आएगा ही आएगा। और सबसे पहली बात है, इसका फील्ड इसलिए भी आएगा बिकॉज ये नॉन यूनिफॉर्म होगा। नॉन यूनिफॉर्म क्यों होगा? ये नॉन यूनिफॉर्मली प्लेस्ड है, तो इसका जो फोर्स लगेगा इस पे, बिकॉज दिस इज नॉन यूनिफॉर्म नॉट एज यूनिफॉर्म शेल, तो इसके फील्ड आने की वजह से इस पे जो फोर्स होगा वो नॉन जीरो रह जाएगा। देयरफॉर नेट फोर्स ऑन क्यू जीरो इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। हाँ, नेट फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू एक्सटर्नल चार्ज एंड आउटर सरफेस का चार्ज इज जीरो, वो सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 54, 54 जो बोल रहा है, द थिंग दैट 54 इज सेइंग, आपके सामने सारी की सारी सिचुएशन क्लियर है। तो a charge q is kept at the center of a conducting sphere of inner radius r and r2, a point charge q is kept at the distance r2 from center, if q experience electrical potential resulting no other charges are present electrical। देखिए, क्वेश्चन को बना लेते हैं। a charge q is placed at a center of conducting sphere, बिल्कुल सेंटर पे रखा हुआ है, एंड इसका इनर एंड आउटर रेडियस थिक शेल की तरह है, थिक शेल की तरह है, ठीक है। ये इसका रेडियस है r1, इसका रेडियस है r2। तो और आपने यहाँ पे क्या रखा है? एक और चार्ज रखा है q। देखिए, यहाँ पे चार्ज तो माइनस क्यू ही आएगा, यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू आएगा। हमें पता करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय प्लस क्यू। देखिए, ये जो दो मैं चार्जेस हाईलाइट कर रहा हूँ, इन दो चार्जेस हाईलाइटेड का जो नेट इफेक्ट होगा इस क्यू पे, वो तो जीरो ही आने वाला है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। नाउ, ये जो चार्ज है माइनस क्यू, दिस इज यूनिफॉर्म। नाउ बिकॉज दिस इज यूनिफॉर्म, नाउ बिकॉज दिस इज अ यूनिफॉर्म चार्ज, तो इसकी वजह से जो आपका फील्ड आने वाला है इनसाइड एवरीवेयर, वो आएगा जीरो। अब इसकी वजह से फील्ड जीरो आएगा, तो ये भी कुछ इस पे फोर्स लगा नहीं पाएगा, तो नेट फोर्स कितना आएगा? नेट फोर्स विल बी जीरो फोर्स। अच्छा, एट द एंड इस बात पे डिपेंड जरूर करने लग गया है कि ये वाला चार्ज यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, तो उसका भी ध्यान रखें। क्वेश्चन 55, 55 क्या बोल रहा है? 55 ये बोल रहा है, द नेट पोटेंशियल एट पॉइंट ए, एक आर्बिट्री पॉइंट दिया हुआ है, ये वाला पोटेंशियल एट पॉइंट ए लाइंग ऑन दी सरफेस ऑफ द स्फीयर क्या होगा? सरफेस ऑफ द स्फीयर क्या होगा? देखिए, पोटेंशियल जैसे हमने क्लास में डिस्कस करा गया, आर्बिट्री पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने से ज्यादा अच्छा है सबसे पहले सेंटर पे पोटेंशियल निकाल दीजिए, क्योंकि जो भी पोटेंशियल यहाँ पे होगा वो यहाँ पे भी होगा। अब यहाँ पे पोटेंशियल निकालना आसान है, क्योंकि देखिए, कुछ ना कुछ तो इंड्यूस चार्ज इस पे होंगे ही ऑन दी स्फीयर। तो पोटेंशियल एट सेंटर अगर हम लिखें, जो कि पोटेंशियल एट ए के ही बराबर होगा, तो सेंटर पोटेंशियल डायपोल की वजह से आएगा और इंड्यूस चार्जेस की वजह से आएगा। अब देखिए, ये शेल है कैसा? ये शेल है अनचार्ज, तो जितने भी इंड्यूस चार्जेस आएंगे टोटलिटी में जीरो होंगे, जिसकी वजह से इंड्यूस चार्ज का पोटेंशियल एट द सेंटर कितना होगा? वी हैव डन दिस सेम क्वेश्चन क्लास, ये होगा बेटा जीरो। तो केवल पोटेंशियल डायपोल लिखना है। अब इस डायपोल की वजह से विच पॉइंट इज दिस? दिस इज एक्सियल और इक्वेटोरियल? दिस इज एन एक्सियल पॉइंट। तो एक्सियल पॉइंट पे पोटेंशियल जो होता है वो भी हमें पता होना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले हमारा टास्क होगा कि ये डिस्टेंस हम निकाल लें। नाउ दिस डिस्टेंस, बिकॉज दिस इज आर, दिस विल बी आर बाय कॉस फाइव। तो एक्सियल पॉइंट पे एज यू नो पोटेंशियल इज के पी बाय एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा के पी बाय आर बाय कॉस फाइव का स्क्वायर।
यानी के पी कॉस स्क्वायर फाइव बाय आर स्क्वायर। तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोल रहा है? 56 में भी जो कहानी है वो कंडक्टर से बेस्ड है। 56 जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि द फोर्स ऑन चार्ज क्यू, चार्ज एट द सेंटर। जब ये फोर्स बोल रहा है चार्ज, तो वी हैव टू कंसीडर नेट फोर्स ओनली। अब देखिए, यहाँ पे ये पढ़ने की जरूरत है कि पॉइंट चार्ज को रखा गया कैसा गया है, सेंटर पे रखा गया है। अगर सेंटर पे शेल पे रखा गया है तो अगेन यहाँ पे कैसे कैसे चार्जेस इंड्यूस होंगे, यहाँ पे क्यू आएगा और यहाँ पे आ जाएगा क्यू माइनस क्यू, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से। देखिए जो दो मैं चार्जेस हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला और ये वाला, इन दोनों का मिलकर नेट फील्ड जीरो आएगा अंदर। बट क्योंकि ये भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ही हुआ है, ये भी यूनिफॉर्मली ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो इसका फील्ड अंदर कितना आना चाहिए? आ जाएगा हर जगह जीरो। तो इसकी वजह से भी फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो। तो यहाँ पे ये चेक करना जरूरी है कि फील्ड जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये 56 क्वेश्चन हो गया। और 54 हो गया, 53, 54, 53 एंड 56, ये तीनों एक ही टाइप के क्वेश्चन है। नाउ 57 को देखते हैं। 57 क्या बोल रहा है? कंसीडर द सिचुएशन द फोर्स ऑन द सेंट्रल चार्ज ड्यू टू शेल। सेंट्रल चार्ज ड्यू टू शेल, इस केस में जो आंसर आ जाएगा वो आंसर जीरो नहीं होगा। देखिए 57 का आंसर जीरो क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे इट इज नॉट आस्किंग द फोर्स ड्यू टू द इनर स्फीयर, इट इज आस्किंग ड्यू टू द कंप्लीट शेल। अब ना उस पे क्योंकि नेट फोर्स जीरो है, तो जो फोर्स ये लगाएगा उसी को शेल ने किसी तरीके से कैंसिल किया होगा। तो हमें इसकी वजह से इस पे किस तरफ फोर्स है? लेफ्ट की तरफ, उससे राइट की तरफ अट्रैक्टिव फोर्स। तो शेल की वजह से किस तरफ होगा? लेफ्ट की तरफ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टूवर्ड्स लेफ्ट। हाँ, अगर ये पूछते हैं फोर्स ड्यू टू शेल ड्यू टू द इनर सरफेस ऑफ शेल केवल, जो जैसे प्रीवियस हमने डिस्कस करा वो जीरो आता, बट वो क्वेश्चन ही पूरा डिफरेंट होता। चलिए क्वेश्चन 58 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 58 की अगर बात करें तो इट इज सेइंग कि पॉइंट चार्ज इज ब्रॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू एंड सो ऑन। हमें बताना है वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इन डूइंग सो। तो लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में वर्क डन हमें निकालना है, तो हमें बस निकालना है चेंज इन पोटेंशियल या नेट एनर्जी क्या रहा। अब इस चेंज इन नेट एनर्जी में हमें सेल्फ एनर्जी का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा उस सिचुएशन में, क्योंकि इनिशियली कुछ नहीं था, सब कुछ न्यूट्रल था, तो इनिशियल एनर्जी जीरो होगी। फाइनली केवल निकालनी है, तो फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन हम देख लेते हैं। अगर आपने क्यू चार्ज यहाँ पे रखा तो यहाँ पे माइनस क्यू और ये प्लस क्यू हो जाएगा। नाउ सबसे पहला विल राइट दी सेल्फ एनर्जी ऑफ दीज टू शेल्स, ये दो शेल्स की तरह मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा के माइनस क्यू स्क्वायर बाय टू के प्लस क्यू स्क्वायर बाय टू बी। नाउ जो दूसरा हमारा पार्ट होगा वो ये होगा, इस शेल की वजह से इस पे पोटेंशियल लिख के इस चार्ज को मल्टीप्लाई करें, यानी इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी वो होगा के माइनस क्यू बाय ए इंटू प्लस क्यू। इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय चार्ज, अब इसकी वजह से भी यहाँ पे पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा वो यही होगा जो उसके सरफेस पे है, यानी के क्यू बाय बी इंटू क्यू। नाउ सेकेंड इज, इन दोनों शेल्स के बीच में भी इंटरेक्शन एनर्जी होगी, तो इसकी वजह से हम इस पे भी पोटेंशियल लिख सकते हैं जो होगा के क्यू बाय बी इंटू माइनस क्यू। अब इसको लेटेस्ट टाइप सॉल्व, दिस विल गेट कैंसल्ड आउट एंड if we see it properly, we can arrange these two terms, we can organize these two terms, and ये आपका बन जाएगा के क्यू स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर बाय टू प्लस के क्यू स्क्वायर बाय टू बी। तो इसका जो अपना आंसर आ जाएगा दैट विल बी सी। तो ध्यान दें कि देर आर टोटल फाइव टर्म्स, टोटल फाइव टर्म्स। तो समझने के लिए ऐसे भी है, मैं तीन एलिमेंट्स को मार्क करता हूँ। देर आर टू शेल्स एंड वन कंटेन्ड चार्ज। तो 3C2 पेयर, तो पेयर्स आपके बन जाएंगे जिनसे इंट्रैक्शन पोटेंशियल एनर्जी आएगी, यानी 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, यानी थ्री थ्री पेयर्स तो आप कैसे बन जाएंगे जिनमें इंट्रैक्शन पोटेंशियल एनर्जी होगी। ये एक पेयर हो गया, ये एक पेयर हो गया एंड ये एक पेयर हो गया। फाइनली इसके साथ साथ आपकी दो सेल्फ एनर्जीज भी होंगी जो कि दो शेल्स हैं। तो टोटल पांच टर्म्स, और पांचों के पांचों टर्म्स आपके पास हैं, पांचों ध्यान से लिखें। चलिए
59th क्वेश्चन, 59th जो बोल रहा है, thin spherical conducting shell of radius r has a charge q, another charge plus q is placed at the center of देख लेते हैं इसको, जो भी लिखा हुआ है क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए, हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एंड में निकालना क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट डिस्टेंस r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शेल। नाउ सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये है, यहाँ पे हमने प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है और आउटर शेल पे चार्ज स्मॉल क्यू, ऑब्वियसली इनर आउटर पे कुछ चार्ज आ जाएगा, बट हमें निकालना है एट द डिस्टेंस r/2, r/2 पे निकालना है। तो देखिए ये तो यूनिफॉर्मली ही डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो इसकी वजह से तो जो सरफेस पे होगा वही एनीवेयर इनसाइड होगा, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज सरफेसेस पे करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा KQ/R केवल शेल की वजह से, प्लस KQ/R/2 ये हो गया ड्यू टू द पॉइंट चार्ज की वजह से। अब बस इसको अगर आप K की वैल्यू 1/4 में लिखेंगे, ऑप्शन नंबर सी मैच होता दिखाई देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 60 बोल रहा है, फिगर shows a charge q placed inside the cavity in an uncharged conductor, now if an external field is switched on, तो हम बताना है ओनली इंड्यूस्ड चार्ज ऑन दी, कहाँ कहाँ पे इंड्यूस्ड होगा वगैरह वगैरह। देखिए सही बात है, आंसर विल बी ऑब्वियसली ए, इंड्यूस्ड चार्ज ऑन द आउटर सरफेस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली, क्योंकि यहाँ का चार्ज जो माइनस क्यू है ये हर जगह ये माइनस क्यू ही रहेगा, और ये केवल और केवल इसकी वजह से ही, इंटरनल चार्ज की प्लेसमेंट की वजह से डिस्ट्रीब्यूट होता है, जैसे मैंने क्लास में बताया होगा। बाहर वाले फील्ड को इनसाइड कैंसिल करने के लिए बाहर जो सरफेस पे चार्ज अपना रीडिस्ट्रीब्यूट होगा ड्यू टू द शील्डिंग इफेक्ट्स, तो आंसर विल बी डायरेक्टली ए। चलिए अब एक्सरसाइज 3 पे मूव ऑन करते हैं। सो जो पहला क्वेश्चन कंडक्टर से दिख रहा है एक्सरसाइज 3 में, क्वेश्चन नंबर 9 है, पूरा का पूरा आपके सामने है, रीड द क्वेश्चन, विल डायरेक्टली सॉल्व इट। तो सिचुएशन ये है कि एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करा गया है एक प्लेट से दूसरे प्लेट की तरफ, और पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है, सीधा एनर्जी कंजर्वेशन का क्वेश्चन है। तो अगर हम लोग ये पोटेंशियल डिफरेंस को चार्ज से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, एंड दिस विल बी इक्वल टू हाफ mv²। तो हमारे क्वेश्चन में V1 V2 - V1 दिया हुआ है, चार्ज भी गिवन है, मास भी गिवन है, तो हमें V निकालना है, दैट कैन बी इजीली सॉल्व, तो उसको आप खुद ही सॉल्व कर लीजिए। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 10, वो थोड़ा ज्यादा कंडक्टर इस तरह क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ कंडक्टर, यानी ध्यान से हम देखें, इफ यू मार्क दिस नोट, वी हैव टू फाइंड आउट द हेयर कि कितना पोटेंशियल है सेंटर ऑफ द कंडक्टर पे। तो सेंटर ऑफ कंडक्टर पे चार्ज पोटेंशियल निकालने के लिए सबसे पहला टास्क होगा, हम इस क्वेश्चन को पढ़ लें। अ, ये सारा का सारा चार्ज जो है वो सेंटर पे ही रखा गया है। तो देखिए +2 कूलम अगर यहाँ पे है, तो यहाँ पे -2 कूलम आ जाएगा, -2 माइक्रो कूलम, यहाँ पे आ जाएगा +1 माइक्रो कूलम, गॉस लॉ के अकॉर्डिंगली। तो इन दोनों को, और ये यूनिफॉर्म ही आएगा, तो इसका जो पोटेंशियल यहाँ पे होगा इसकी वजह से, इन दोनों की वजह से वो तो जीरो ही आने वाला है। शेल थ्योरम की वजह से यू कैन कंसीडर दिस शेल टू कंसीडर एट द सेंटर, टोटल चार्ज एट द सेंटर विल बी जीरो। एंड अगर इसकी बात करें, यहाँ पे भी सारा का सारा +1 कूलम चार्ज सरफेस पे ही है, तो सरफेस पे जो चार्ज है उसको भी सेंटर पे कंसीडर मान के आप नेट पोटेंशियल यहाँ पे जीरो लिख सकते हैं। सवाल आता है इसके आउटर सरफेस पे कितना आ जाएगा। आउटर सरफेस पे चार्ज कंजर्वेशन की वजह से -2 यहाँ आया, +1 यहाँ आया, तो -2 + 1 इज -1, तो यहाँ पे +1 माइक्रो कूलम आया होगा। और क्योंकि यहाँ पे +1 माइक्रो कूलम आया होगा, तो केवल केवल जो हमें मार्क कर रहे हैं इसी पार्ट की वजह से पोटेंशियल यहाँ पे आने वाला है, केवल और केवल इसकी वजह से, और सबकी वजह से जीरो होगा, तो केवल यही पोटेंशियल देगा। और इसकी वजह से होगा क्या, अगर मैं इसको, इस चार्ज को, लेट मी कॉल दिस एज Q डैश, तो सिंपली होगा KQ डैश/R, जहाँ पे Q डैश की वैल्यू है 1 माइक्रो कूलम और R की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। तो बस पुटिंग द वैल्यूज आप सीधा किसी आंसर निकाल सकते हैं। शायद इसका आंसर 9 × 10⁵ वोल्ट आ जाता है, चेक कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन 11 भी एक चीज है, क्वेश्चन 11 के बारे में क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन 11 जो बात कर रहा है वो क्वेश्चन है कि आपके सामने सारी की सारी कहानी है। आ, हमें बताना क्या है कि टू मेटल स्फीयर्स, टोटल चार्ज, इन दोनों मेटल स्फीयर पे टोटल चार्ज है, इस स्फीयर पे कितना चार्ज आ गया।
मान लीजिए यहाँ पे चार्ज x है, यहाँ पे चार्ज y हो गया फाइनल। अच्छा, यहाँ पे अगर y हुआ, ये कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है, तो इन दोनों का चार्ज तो 21 माइक्रोकूलम कंजर्व ही रहेगा, तो यहाँ पे 21 माइनस वाई रहेगा। अच्छा, यहाँ पे ऐसे कुछ क्वेश्चन में वी हैव टू अज्यूम दैट दे आर वेरी फार फार अवे, वेरी फार अवे। इसका क्या रोल है? सबसे पहली बात, इनका इंडिविजुअल जो पोटेंशियल होगा वो बराबर हो जाएगा, क्योंकि कंडक्टिंग शेल से कनेक्ट, कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है। तो अगर मैं इसको ए बोल दूं, इसको बी बोल दूं, तो पोटेंशियल ए का जो होगा वो होगा खुद के चार्ज की वजह से, जो होगा वो होगा Ky/R1। और इसकी वजह से क्या होगा, आउटर से प्लस Kx/R, केवल R, क्योंकि जो इसके सरफेस पे होगा पोटेंशियल वही इनसाइड होगा, बिकॉज इट इज एन इनसाइड पॉइंट। नाउ ये बराबर होगा पोटेंशियल बी के। बी का पोटेंशियल केवल उसी की वजह से होगा, बिकॉज यू हैव टू कंसिडर इट टू बी वेरी वेरी फार अवे। दैट इज वन थिंग दैट वी हैव टू कीप इन माइंड। नाउ इसका पोटेंशियल होगा K 21 - y/R2। Now the second part is potential. Let me call this as sphere C. Potential of C should be zero. Now potential at C होगा केवल उसके चार्ज की वजह से उसके सरफेस पे Kx/R, और A की वजह से जो C पे है, आउटर पॉइंट है, वो हो जाएगा Ky/R1। ये होना चाहिए आपका जीरो। So Ky/R ही होगा, R1 नहीं होगा, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट ही है। बस दीज आर दी टू इक्वेशंस दैट विल हेल्प यू टू फाइंड आउट द आंसर्स। देखिए, सब इन क्वेश्चन में सारी चीजें आपको पता है। वी नो R1, वी नो R2, सबका रेट आपको रेशियो दिया गया है। फिर आर्स तो सारे के सारे कैंसिल ही हो जाएंगे। दीज आर जस्ट टू एक्सप्रेशंस इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, ये लीनियर इक्वेशंस, यू हैव टू फाइंड एक्स एंड वाई एंड आंसर विल बी एक्स, दैट इज इट। चलिए, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 12। अब 12 बोल क्या रहा है, 12 की बात भी देख लेते हैं एक बार। चलो बच्चों, क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले, जैसे क्वेश्चन का सारा रेट आपके पास है, अलग से एक बार बना लेते हैं। तो क्वेश्चन कुछ ऐसी बात बोल रहा है कि एक सॉलिड स्फीयर है जिसका टोटल चार्ज जो आपने दिया गया है दैट इज, हालांकि इट इज नॉट गिवन, लेट अस कंसीडर कि उसका चार्ज है क्यू। इसके अराउंड आपने एक कंडक्टिंग शेल रख दी है, और कंडक्टिंग शेल जो है उसका रेडियस है 4R, उसका थिकनेस है 4R, यानी इसका यहाँ से जो डिस्टेंस है वो है 5R। तो ये 5R है, ये है R। नाउ इस जो शेल है, इस शेल का जो, अगर वो शेड करके रख दें, ये ग्रीन वाला स्फीयर नॉन कंडक्टिंग है, ध्यान रहे ये सॉलिड ही रहेगा। तो इस शेल के इधर -Q चार्ज आ जाएगा। आप गॉसियन सरफेस के थ्रू उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे +Q आएगा। तो एक बार लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट दी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहली बात, तो वी कैन कंसिडर इट टू बी सिस्टम ऑफ अ सॉलिड स्फीयर, अ हॉलो शेल एंड अनदर हॉलो शेल। तो तीन तो सेल्फ एनर्जी आ जाएंगी। तो सॉलिड स्फीयर की होती है 3/5 KQ² / R, प्लस जो ये शेल होगा इसका होगा K-Q²/2R, क्योंकि उसका होता है KQ²/2R। जो बिल्कुल आउटर वाला शेल है, इसकी वजह से सेल्फ एनर्जी आएगी KQ²
2, इसका रेडियस है 5r। नाउ ये तीन एलिमेंट्स हैं, तीनों के आपस में भी इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जीज तीन होगी। जैसे इसकी वजह से इस पे जो पोटेंशियल होगा वो होगा k माइनस क्यू बाय आर इंटू प्लस क्यू, ये पोटेंशियल एनर्जी, प्लस इस पार्ट की वजह से भी जो पोटेंशियल होगा वो होगा k क्यू बाय 5r, क्योंकि इनर पॉइंट है जो सरफेस स्पेस का है वही लिख रहे हैं हम, इंटू क्यू, प्लस इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी k क्यू बाय 5r, आउटर वाले शेल की वजह से पोटेंशियल इनसाइड मल्टीप्लाइड बाय इनर का चार्ज। तो ये हो जाएगी आपकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अब जब इसको आप पूरी तरह सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये बन जाएगा k क्यू स्क्वायर बाय 5r। ना U1 हो है जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, केवल और केवल इसी का पोटेंशियल एनर्जी है, यानी ये वाला पार्ट वो होगा 3k क्यू स्क्वायर बाय 5r। ना अगर आप अब रेशियो ले लेंगे U1/U2, वो आ जाएगा आपका 3, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड, एक्सरसाइज 4। एक्सरसाइज 4 पे लेटेस्ट मूव टू। नाउ दिस इज एक्सरसाइज 4। एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑफ कंडक्टर्स ओनली। तो एक्सरसाइज 4 में हमें बताना है फाइनल चार्ज ऑन शेल बी। और शेल बी इज दिस शेल। नाउ अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें हम लोग, करा क्या गया है, बस शेल बी को अर्थ ही किया गया है। और सारे डेटा देख लेते हैं। शेल सी इज गिवन अ चार्ज क्यू, मतलब इस पे आपने चार्ज क्यू दिया। इतना ही कहानी हमको अभी, दैट इज ऑल वी नो एज ऑफ नाउ। और किसी को चार्ज दिया गया है, अच्छा ये दिया गया है, शेल सी इज कनेक्टेड टू शेल ए। शेल सी इज कनेक्टेड टू शेल ए। देखिए कनेक्ट जब आप शेल सी और ए को कर देंगे तो आप इतना समझिए, अगर शेल ए पे इंटेंट चार्ज एक्स आया है तो यहाँ पे पक्का क्यू माइनस एक्स होगा, क्योंकि सी और ए का नेट चार्ज कंजर्व्ड होगा। हमें नहीं पता बी पे कितना चार्ज है, तो उसको वाई मान लेते हैं। नाउ इस पूरी सिचुएशन में दो चीजों का ध्यान हमें रखना है। क्या? क्योंकि ए और सी को कनेक्ट किया गया था एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू, तो ए और सी का पोटेंशियल बराबर होना चाहिए। और क्योंकि बी को अर्थ किया गया है तो बी का पोटेंशियल होना चाहिए 0। तो पहले पहली कंडीशन को सॉल्व करते हैं, ए और सी का पोटेंशियल बराबर। तो ए का पोटेंशियल जो होगा वो आएगा उसकी वजह से, इस शेल की वजह से और इस शेल की वजह से। नाउ सबसे पहले हम लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट द पोटेंशियल ऑफ ए। नाउ पोटेंशियल ऑफ ए अगर हम लिखें तो पोटेंशियल ऑफ ए होगा के एक्स बाय ए प्लस के वाई बाय 2a प्लस के क्यू माइनस एक्स बाय 3a, जो उनके सरफेस पे, बिकॉज ये वाला पॉइंट इसके इनसाइड पॉइंट है, इनसाइड पॉइंट पे जो दो सरफेस पे पोटेंशियल होगा वही इनसाइड होगा। नाउ एज वी मूव इनसाइड, एज वी मूव फॉरदर, पोटेंशियल ऑफ सी अगर हम लिखें, पोटेंशियल ऑफ सी, तो ये सारे सबके लिए एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं, तो सेंटर से डिस्टेंस ही हमें यूज करनी है। तो के एक्स बाय 3a प्लस के वाई बाय 3a प्लस के क्यू माइनस एक्स बाय 3a। तो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। नाउ पोटेंशियल बी का 0, तो बी का पोटेंशियल भी तीन पार्ट्स में आएगा, ए की वजह से, बी की वजह से और सी की वजह से। ए के लिए एक्सटर्नल पॉइंट है तो के एक्स बाय 2a, बी तो सरफेस पे ही पोटेंशियल है के वाई बाय 2a, और सी के लिए इंटरनल पॉइंट है तो वही पोटेंशियल जो उसके खुद के सरफेस पे है, के क्यू माइनस एक्स बाय 3a, ये बेटा 0 होना चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखें, ये इसमें सारी की सारी चीजें, के बाय ए तो हर जगह से कैंसिल हो जाएगा, ये सिंपली दो लीनियर इक्वेशंस है एक्स और वाई में। दो इक्वेशंस है, इनको सिंपली सॉल्व करके फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। हमें बताना है वैल्यू ऑफ वाई क्या होगा, और वैल्यू वाई ऑटोमेटिकली आपका क्यू के टर्म्स में ही जो भी होगा वो आ जाएगा। ठीक, चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन 2 क्या बात कर रहा है? क्वेश्चन 2 बात कर रहा है कि टू मेटेलिक प्लेट्स है, मेटेलिक है, मेटेलिक का मतलब हम कंडक्टर मानेंगे, और लार्ज भी है, पर बैटरी से कनेक्ट किया गया है। रो एंड रो बी आर दी चार्ज डेंसिटीज एट पॉइंट ए एंड बी। ए एंड बी, ए और बी पोटेंशियल चार्ज है। देखिए इसमें हालांकि थोड़ा सा कंसेप्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी का है, बिकॉज वी पोटेंशियल की बैटरी लगाई गई है। तो इस केस में वो क्या जाता है, पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट सी, वो पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट डी के ही बराबर होगा, जो भी, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज बराबर हैं, इन दोनों का पूरा पोटेंशियल तो सेम ही रहेगा, एक ही पोटेंशियल सरफेस। वीसी और वीडी भी बराबर है, क्योंकि एक ही पोटेंशियल सरफेस होना चाहिए। सवाल ये है कि किन्हीं भी इसमें से कोई भी आप पॉइंट लीजिए,
इस पर कोई भी पॉइंट ले लीजिए, उन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इसी के बराबर हो जाएगा। नाउ लेट्स से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है E2, और ये डिस्टेंस है L1, ये डिस्टेंस है L2। तो E1 L1 और E2 L2 बराबर होना चाहिए, यही कहानी आती है। बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट माइनस ई डॉट एल। नॉट क्योंकि L1 बड़ा है L2 से, तो E1 छोटा होना चाहिए E2 से। एंड वी नो E1 प्रोपोर्शनल होता है सिग्मा के, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 से कम होना चाहिए, या फिर सिग्मा ए जो होना चाहिए वो सिग्मा बी से कम होना चाहिए। तो इसी को आप देख के बोल सकते हैं आंसर जो इसका होना चाहिए दैट शुड बी ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपन आ रहे हैं, जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अभी क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द इनर मेटल स्फीयर इज 10 वोल्ट। इसका 10 वोल्ट है एंड इसका 5 वोल्ट दिया है। द पोटेंशियल एट द सेंटर विल बी, पोटेंशियल एट द सेंटर विल बी। देखिए ये जो पोटेंशियल्स दिए गए हैं नेट पोटेंशियल्स हैं, नेट पोटेंशियल्स सारे के सारे। अगर आप इस पे चार्ज मान लें Q1, इस पे चार्ज मान लें Q2, तो ये 5 वोल्ट का मतलब क्या है वो समझते हैं। वो है बेटा KQ1/A, सॉरी KQ1/B प्लस KQ2/B। नेट पोटेंशियल 5 वोल्ट। और इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है इन दोनों की वजह से पोटेंशियल 10 बन जा रहा है, यानी KQ2/B प्लस KQ1/A जो है वो है 10 वोल्ट। हमें निकालना है एवरीवेयर इनसाइड कितना पोटेंशियल होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कहीं पे भी आप जाएंगे तो ये इसके लिए इनर पॉइंट है, ये इसके लिए इनर पॉइंट है। तो वो अंदर वाले शेल की वजह से होगा KQ1/A, और आउटर वाले की वजह से जो उसके खुद के सरफेस पे KQ2/B। ये पता करना है। आप ध्यान से देखें, दिस इज नथिंग बट दिस ओनली। तो जितना पोटेंशियल इसके सरफेस पे आएगा अंदर हर जगह सेम ही होगा। तो आंसर इसका 10 वोल्ट आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या पूछा गया है, पूछा गया पोटेंशियल एट P ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस। ये हम बात कर चुके हैं। ऐसे सिचुएशन में करना क्या होता है, हमें पहले सेंटर पे जाके देखना होता है। तो हमें पता है पोटेंशियल एट सेंटर देखें तो पोटेंशियल इंड्यूस चार्जेस का हो जाएगा 0, और केवल वो रहेगा इस पॉइंट चार्ज की वजह से। नाउ ये बराबर होगा पोटेंशियल एट P के भी, क्योंकि एवरीवेयर इनसाइड अ कंडक्टर इक्विपोटेंशियल रीजन रहता है, और वैसे यहाँ पे फील्ड भी 0 होगा, अनऑक्यूपाइड कैविटी, तो पोटेंशियल सेम ही होगा। तो पोटेंशियल एट P की बात करें तो वो इंड्यूस चार्जेस की वजह से यहाँ पे 0 नहीं आएगा, क्योंकि सारे चार्जेस का डिस्टेंस नहीं है सेम। तो इंड्यूस चार्जेस की वजह से पोटेंशियल प्लस ये होगा KQ/X, पॉइंट चार्ज की वजह से, इसकी वजह से। अच्छा ये जो वैल्यू है ये इसी के ही बराबर होगी, यानी KQ/R के, क्योंकि एक ही पोटेंशियल रीजन होता है। तो इंड्यूस चार्ज का पोटेंशियल हो जाएगा आपका KQ/R माइनस KQ/X। तो सबसे पहले हमको सेंटर पे जाके ही देखना होता है। तो इसका जो आंसर, अपना जो 13th का आंसर हो जाएगा दैट विल बी सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन 16 बोल रहा है कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस ए हैज चार्ज Q ऑन इट, इट इज enclosed बाय न्यूट्रल कंडक्टिंग शेल, इनर रेडियस 2 एंड आउटर रेडियस 3 है। बना लेते हैं इसको। तो एक स्फीयर है जिसका चार्ज है Q, इसके आगे एक शेल लगा रखी है कंडक्टिंग, उसका थिकनेस है कुछ। और इस थिकनेस ए दिया हुआ है इसका, और ये रेडियस है 2 है, इसका भी रेडियस ए दिया हुआ है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन को। सेल्फ एनर्जी ऑफ द आउटर शेल पूछा गया है, केवल आउटर शेल। तो ये तो आसान है, आउटर शेल को सेल्फ एनर्जी लिखने के लिए सबसे जरूरी है कि हम यहाँ का चार्ज लिख लें कितना है। तो चार्ज लिखने पे सबसे पहले हम ध्यान दें। तो अगर हमें चार्ज लिखना है इसका, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ -Q चार्ज आएगा, यहाँ पे +Q आएगा। तो जब सेल्फ एनर्जी हम लिखेंगे इसकी, तो सेल्फ एनर्जी हमारे एक तो इस शेल की आएगी, इस शेल की, पूरे हमें पूरे इस आउटर शेल की लिखनी है। तो दो पार्ट्स में इसको दो शेल में तोड़ देते हैं, दो होलो थिन शेल्स में। एंड इनके आपस की इंट्रैक्शन की वजह से भी आएगा। तो जो इन दोनों की इंडिविजुअल सेल्फ एनर्जी होगी वो होगी K-Q² बाई 2, इसका रेडियस है 2a, एंड आउटर वाला सरफेस का है KQ² बाय 2, इसका रेडियस है 3a। अब आउटर सरफेस और इनर सरफेस के बीच में जो इंट्रैक्शन होगा वो होगा KQ/3। ये हो गया पोटेंशियल इसकी वजह से एवरीवेयर इनसाइड, मल्टीप्लाइड बाय
इनर सरफेस का चार्ज माइनस क्यू। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे हो जाएगा KQ² / 4A प्लस KQ² / 6A माइनस KQ² / 3A। इसका जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा KQ² / 12A। इसको नोट करना, इसका जो सोल्यूशन दिया हुआ है, सोल्यूशन इनकरेक्ट दिया हुआ है, तो आंसर इसका मैच नहीं करेगा। तो इसका नो करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन 19 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 19 की जो सिचुएशन है वो सारी की सारी आपके सामने है। इन क्वेश्चन 19 बोल क्या रहा है कि चार्ज +2Q दिया हुआ है इनर पे और आउटर पे दिया है सीरीज 3R प्लेस कंसेंट्रिक विद द फर्स्ट स्फीयर चार्ज -Q। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। सर देखिए पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है दैट डज नॉट डिपेंड ऑन द आउटर स्फीयर। किसकी वजह से पोटेंशियल जो यहाँ पे होगा सेम ही होगा। तो केवल इसी की वजह से ही पोटेंशियल आने वाला है। आप लिखेंगे भी तो एट द एंड सेम ही वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे पोटेंशियल इसकी वजह से, तो सब्ट्रैक्ट होने पे जीरो ही आना है। तो इसका आंसर होगा सिंपली K 2Q/R माइनस K 2Q/3R। ये बन जाएगा आपका 4KQ/3R। 1/4 का सब्स्टिट्यूट आप कर दीजिए, ऑप्शन नंबर बी मैच कर जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 इज टॉकिंग अबाउट द पैरेलल प्लेट्स। पढ़ लेते हैं। द लेफ्ट मोस्ट प्लेट इज गिवन अ चार्ज Q, राइट मोस्ट -2 की मिडिल वन रिमेन्स न्यूट्रल, फाइंड द चार्ज अपीयरिंग इन द आउटर सरफेस ऑफ द राइट मोस्ट प्लेट। देखिए सारा का सारा हम सॉल्व कर चुके हैं। आउटर मोस्ट फेसेस में टोटल चार्ज का आधा आता है यानी Q -2Q/2, यानी -Q/2 होगा। ए इसका आंसर होगा। पता नहीं किस कारण से एक्सरसाइज 4 में दिया हुआ है, बट आप इसको इमीडिएटली सॉल्व कर सकते हैं। अगर हाँ एक्सरसाइज 4 का पर्पज तब बनेगा अगर बहुत बेसिक से इसको सॉल्व करने गए तो। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए सेम ही है, पैरेलल प्लेट्स का ही क्वेश्चन है। इस पैरेलल प्लेट्स में चार्ज दिया गया है। देखिए इनर सरफेसेस पे देने का कोई मतलब नहीं है, इनर सरफेसेस पे दिया गया है कंफ्यूज करने के लिए। यू कैन नॉट डिसाइड कि आप किस सरफेस पे कंडक्टर के चार्ज देंगे, वो डिस्ट्रीब्यूट अपने प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंगली होगा। तो क्वेश्चन है कि इस पे +Q चार्ज है -Q चार्ज है, और एक प्लेट सी जिस पे +Q चार्ज है वो इंट्रोड्यूस करी गई है बीच में। तो आपको बताना है एट द एंड फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो बेटा टोटल चार्ज अगर आप देखेंगे तो +Q तो टोटल चार्ज Q हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा Q/2, यहाँ पे हो जाएगा Q/2 कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से, यहाँ पे हो जाएगा -Q/2, यहाँ पे हो जाएगा 3Q/2 कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से, यहाँ पे -3Q/2। और लास्ट वाले का अगर देखें तो हमें ये ध्यान रखते हुए करना है कि नेट चार्ज -Q तो Q/2। अब आप सारे आंसर कर सकते हैं चार्जेस किस पे इक्वल है, अपोजिट है, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो इसका क्वेश्चन अगर आप देखें हमें नॉट करेक्ट बताना है, सबसे पहले ध्यान दें, ये भी ध्यान देने की जरूरत है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लिखा क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सी एंड बी। ये तभी हो सकता है जब फील्ड सेम हो, मिड बिल्कुल डिस्टेंस सेम है, तो फील्ड सेम होगा तो E.D का वैल्यू बराबर आएगा। हमने पोटेंशियल की बातें करी हुई है, पोटेंशियल इज E.D माइनस, तो ई सेम होना चाहिए। और ई कैसे चेक करते हैं, ई ऐसे चेक करते हैं कि लेफ्ट पे कितना चार्ज है, राइट पे कितना चार्ज है। जैसे अगर हम इसको रीजन 1 बोल दें, इसको रीजन 2 बोल दें, तो रीजन 1 का फील्ड क्या होगा, लेफ्ट पे नेट चार्ज कितना, देखिए लेफ्ट पे नेट चार्ज है Q, तो Q/2A/0 माइनस राइट पे कितना चार्ज है, राइट पे चार्ज है 0। तो ये फील्ड हो गया फर्स्ट रीजन में, फर्स्ट रीजन का मतलब हो गया इस रीजन में। नाउ लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट रीजन इन ग्रीन रीजन। तो ग्रीन रीजन का मतलब E2। E2 क्या होगा, लेफ्ट पे कितना चार्ज है, देखिए लेफ्ट पे चार्ज है 2Q, तो Q 2Q/2A/0 माइनस राइट में कितना चार्ज है -Q, -Q/2A/0। ये दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ ही, ये प्लस चार्ज भी इधर पुश करेगा और नेगेटिव चार्ज भी अपनी तरफ यानी इस तरफ पुश करेगा। ये आ जाएगा आपका 3Q/2A/0। अब क्योंकि यहाँ पे फील्ड ही अलग अलग है, तो फील्ड अलग होने की वजह से इट इज नेसेसरी कि पोटेंशियल भी अलग हो, क्योंकि E.D की वैल्यू ही अलग आने वाली है। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल नहीं होगा तो इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। चलिए क्वेश्चन 34 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 34 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 34 बोल रहा है ए एंड बी टू कंडक्टिंग concentric spherical shells हैं while B is uncharged।
if B is earthed as shown in the figure। देखते हैं सब सिचुएशंस, वैसे मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन हो सकता है, मल्टीपल करेक्ट टाइप का है। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे तो खैर चार्ज क्यू दिया हुआ है इनर सरफेस पे। फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, चार्ज अपेयरिंग ऑन इनर सरफेस ऑफ बी, यस माइनस क्यू ही आएगा, ये तो गॉस लॉ के थ्रू एक्सप्लेन होता है, तो ए तो सही है। बी, द फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड ए इज जीरो। देखिए आउटसाइड ए अगर आप इस जगह की बात करेंगे तो फील्ड जीरो नहीं आएगा। फील्ड जीरो क्यों नहीं आएगा? इस जगह पे फील्ड इसलिए भी जीरो नहीं आएगा क्योंकि एक बार इसको इस तरीके से देखिए, ये एक तरीके से ऑक्यूपाइड कैविटी की तरह है, तो ये तो यूनिफॉर्म होगा, इसकी वजह से तो फील्ड जीरो होगा, बट इस स्फेयर की वजह से फील्ड आ जाएगा, तो फील्ड जीरो नहीं है एवरीवेयर आउटसाइड, तो बी गलत हो जाएगा। सी, द फील्ड बिटवीन ए एंड बी इज नॉट जीरो, यस दिस इज, यही बात अभी हम कर रहे थे। डी, द चार्ज अपेयरिंग इन द आउटर सरफेस ऑफ बी इज जीरो। अच्छा, ये चेक करने के लिए कैसे किया जाए? ये चेक करने के लिए हमें ध्यान रखना है कि जो चार्ज है वो पोटेंशियल जीरो करने के लिए आएगा, तो यहाँ प्लस क्यू एक्स चार्ज ले लेते हैं। तो बी का जो नेट पोटेंशियल हो जाएगा वो हो जाएगा के क्यू बाय, लेट से ये डिस्टेंस है आर, तो के क्यू बाय आर, सेंटर से डिस्टेंस मैटर करेगा, प्लस के माइनस क्यू बाय आर, इस चार्ज की वजह से, प्लस के एक्स बाय आर, ये जीरो होना चाहिए, तो एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? जीरो। तो ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये 50 से 52 इज अ पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, तो एक ही चीज को पढ़ के इसका पूरा हैंडल करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन जो बोल रहा है, क्वेश्चन इज सेइंग कि मेटल स्फेयर रेडियस आर का चार्ज 2q दिया हुआ है, होलो होलो स्फेरिकल शेल रेडियस आर का चार्ज माइनस क्यू है, ठीक है। तो 50th ऑप्शन देखते हैं, 50th क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। 50th में है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द स्पेस एट डिस्टेंस आर, आर इज ग्रेटर देन आर लेस देन 3r, मतलब यहाँ पे, तो यहाँ पे इसकी वजह से, बिकॉज ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, इसकी वजह से एवरीवेयर इनसाइड फील्ड विल बी जीरो, केवल इसकी वजह से आएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा k2q/r²। अब इसको अगर आप के की वैल्यू 1/4 पुट करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए मैच कर जाएगा। 51, व्हाट विल बी द फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज इफ द स्फीयर्स आर जॉइंड बाय कंडक्टिंग वायर। देखिए अगर स्फीयर्स को आपने इस सिचुएशन में कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, ये, तो ए, जैसे अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था इनिशियल एक्सरसाइजेस का, तो आप एक कंडक्टिंग वायर लगा दीजिए, भर के पूरा कंडक्टर लगा दीजिए, उससे मैटर नहीं करता, कंडक्टर से तो कनेक्ट हो ही गया। तो आप इसको सोचिए, अगर एक कंडक्टर और अंदर अनऑक्यूपाइड कैविटी है, तो यहाँ पे कैविटी के सरफेस पे चार्ज होगा क्यों? सारा का सारा बाहर चला जाएगा, तो जीरो ऑन द इनर, और सारा का सारा चार्ज बाहर आ जाएगा जो कि होगा आउटर सरफेस पे, अगर आपने कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया तो। और प्लस क्यू क्यू होगा, प्लस क्यू एक्चुअली 2q इनर का चार्ज और माइनस क्यू आउटर का चार्ज मिला के हुआ है प्लस क्यू। इसका नेक्स्ट पार्ट भी है, एक इनर स्फीयर इज अर्थ, व्हाट विल बी द चार्ज ऑन इट। देखिए इनर सरफेस अगर आपने अर्थ कर दिया तो इनर सरफेस का पोटेंशियल क्या हो जाना चाहिए? इनर सरफेस का पोटेंशियल जीरो हो जाना चाहिए। तो इनर सरफेस का पोटेंशियल मान लेते हैं, इनर सरफेस पे चार्ज एक्स आ गया, तो ए एक्स बाय इनर सरफेस के रेडियस से आर, प्लस और आउटर सरफेस का चार्ज था माइनस क्यू, तो उसका रेडियस है आपका 3r, ये जीरो होना चाहिए नेट पोटेंशियल एट इनर सरफेस, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी q/3, तो आपका आंसर आ जाएगा डी। चलिए नाउ पैसेज टू, पैसेज टू थोड़ा सा एक छोटा सा यूज कर रहा है उसका करंट इलेक्ट्रिसिटी कंसेप्ट का, जिसको बोल रहा है एमीटर, बट जैसे नाम बोलता है एमीटर इज अ डिवाइस जो एम्पियर को मेजर करेगा, तो दिस इज अ करंट मेजरिंग डिवाइस। तो उसको देख लेते हैं हो क्या रहा है। वो कुछ ये रहा है कि ये चार्ज इसकी तरफ आ रहा है, और जब चार्ज इसकी तरफ आएगा तो पता करना है कि जब एक्स डिस्टेंस पे है तो सरफेस ऑफ द कंडक्टर पे कितना चार्ज होगा। देखिए कंडक्टर पे इतना ही चार्ज होगा जिसकी वजह से इस पे पोटेंशियल नेट जीरो है। अब इसे पोटेंशियल मुझे लिखने के लिए इतना आसान तो नहीं है, बट सेंटर पे आसानी से लिख सकता हूँ। अगर इसके सरफेस पे चार्ज आ गया लेट से क्यू डैश, तो के क्यू बाय एक्स जो सेंटर से इसकी डिस्टेंस है, प्लस के क्यू डैश बाय
बी, ये जीरो होना चाहिए। ये नॉन यूनिफॉर्म होगा बट सबकी डिस्टेंस तो बी ही होगी, तो ये लिखना आसान है। तो ये क्यू डैश क्या हो जाएगा, माइनस क्यू बी बाई एक्स, माइनस क्यू बी बाई एक्स। अब जैसे ही आपने क्यू डैश की वैल्यू लिख दी, तो पहले तो डी को टिक कर लीजिए 53rd का। हमने क्यू डैश की वैल्यू निकाल, इसका ध्यान देना, इसका इसका आंसर की में शायद गलत दिया हुआ है, आंसर की रॉन्ग है इसकी। चलिए, 54 क्या बोल रहा है, हमें बताना है रीडिंग ऑफ द एमीटर एट दिस इंस्टेंट। देखिए, एमीटर की रीडिंग करंट की होती है, तो क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू बी बाई एक्स। कोशिश करते हैं इसको डिफरेंशिएट करने की, तो ये करंट की रीडिंग देगा। तो बेटा ये हो जाएगा क्यू बी बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि वेरिएबल केवल एक्स है, चेन रूल से हमने डिफरेंशिएट कर दिया। व्हाट इज डी एक्स बाई डी टी, दिस इज बी। तो ये सारा का सारा चार्ज जो चेंज हो रहा है इस स्फीयर पे, कहाँ से जा रहा होगा, ये अर्थ में ही जा रहा होगा, या अर्थ से आ रहा होगा। तो दिस विल बी द रीडिंग दैट विल शो क्यू बी बाई एक्स स्क्वायर इनटू वी। तो 54 का जो आंसर आपका आ जाएगा, 54 का आंसर विल बी सी। नाउ व्हाट डज 55 स्टेट्स, 55 स्टेट्स क्या करता है, 55 की जो बात करें, 55 कह रहा है पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर विल बी। अब ये तो 55 को एक बार देख लेते हैं। ये तो बेटा जीरो ही होगा एट एन इंस्टेंट बिकॉज इट इज ग्राउंडेड। चलिए, नाउ पैसेज 3 में भी तीन पार्ट्स हैं, ये तीन यहाँ पे प्रोबेबली दो शेल्स दिए हुए हैं, थिक शेल्स। एक शेल ये है, एक आउटर शेल है, इनर, एक आउटर थिक शेल है, एक इनर थिक शेल है। तो उसको हैंडल करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है इनर शेल का टोटल चार्ज 2q है, आउटर शेल का 4q है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में जरूरी है कि हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बना दें। देखिए, अनऑक्यूपाइड कैविटी है, इंक्लोज चार्ज यहाँ पे जीरो होगा, यहाँ पे जीरो होगा, और यहाँ पे अगर जीरो है तो सारा का सारा 2q चार्ज यहाँ पे ही होगा। यहाँ पे 2q है तो यहाँ माइनस 2q होगा, बेसिक सरफेसेस पे इक्वल एंड ऑपोजिट आता है गॉस लॉ के थ्रू। और यहाँ माइनस 2q है तो यहाँ पे होगा 6q। अब रेडियस भी सारे लिख लें, ए, बी, सी एंड डी। चार सरफेसेस का चारों का हमने रेडियस भी लिख दिया। अब कोशिश करते हैं, ये क्वेश्चन बस चार शेल्स का है, अगर आप ध्यान देखें तो डिफरेंट डिफरेंट रेडियस की चार शेल्स। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द कॉमन सेंटर आर लेस देन ए। देखिए, इनसाइड तो एवरीवेयर जीरो ही होगा, बिकॉज सब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हर शेल का फील्ड इनसाइड जीरो होता है। तो लेस देन ए का तो जीरो ही है। ए एंड बी के बीच का, बेटा ए एंड बी में कंडक्टर है, तो कंडक्टर मटेरियल में नेट फील्ड अगर हम लिखने जाएं, तो कंडक्टर मटेरियल में भी फील्ड लिखने की जरूरत है नहीं, सीधा कहता जीरो ही होगा। पर आप वैसे भी सोचते हैं इन तीनों शेल्स का तो इनसाइड हर जगह जीरो होगा, ये जीरो चार्ज है तो इसका भी आउटसाइड जीरो होना चाहिए, तो ए और बी के बीच में भी जीरो होगा। इसमें दोनों ही फील्ड जीरो है, तो आंसर तो इसका सीधा का सीधा ए ही हो जाना चाहिए। नाउ दिस इज फर्स्ट पार्ट। 57th देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पूछा गया है आर बी एंड सी के बीच में, मतलब इस रीजन में। तो इस रीजन में इन दोनों की वजह से फील्ड इनसाइड पॉइंट की वजह से जीरो हो जाएगा, बट इसकी वजह से आएगा, तो बी एंड सी के लिए हो जाएगा के 2q बाई आर स्क्वायर। एंड सी एंड डी की अगर बात करें, तो सी से डी, बेटा यहाँ तो जीरो ही होगा बिकॉज इनसाइड द कंडक्टर है, तो ये इसके लिए हो जाएगा जीरो। तो अगर हम इसके आंसर की बात सोचें, तो इसका आंसर ऑब्वियसली बी दिखाई दे रहा है। 58 को देख लेते हैं। 58 बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस ग्रेटर देन डी। तो ग्रेटर देन डी में बात करें तो सब के लिए ये आउटसाइड पॉइंट है, वी कैन कंसीडर द टोटल चार्ज टू बी कंसंट्रेटेड एट द सेंटर। सारे चार्ज को सेंटर में मान लो। सारा चार्ज मतलब कितना है, 2q एंड 4q यानी 6q, तो ये हो जाएगा के 6q बाय आर स्क्वायर, यानी सी।